बिहार। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अगर हम पॉपुलेशन देखें तो वो यूके के पॉपुलेशन के डबल है। बट अगर हम जिसकी जीडीपी पर कैपिटा देखें तो वो हमें कंपेयर करना पड़ता है यमन जैसे कंट्री से। जी हाँ दोस्तों, चलिए मेरे साथ आज हम जानेंगे बिहार को गहराई से और हम जानेंगे क्यों बिहारी ये एक गाली बन चुका है आज। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवेंद्र निमसे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जहाँ पे हम ऐसे क्रिटिकल टॉपिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि बिहार क्यों? बिकॉज अगर इंडिया को एक सुपर पावर बनना है तो बिहार को पीछे छोड़ के नहीं बन सकते दोस्तों, क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन 13 करोड़ का है और हम 1/10 इंडिया को पीछे छोड़ के एक सुपर पावर नहीं बन सकते। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बिहार एक इंडिया का इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो आज हम इसी स्टेट के बारे में जानेंगे गहराई से। अगर शुरुआत हम कुछ पॉजिटिव चीज़ से करें तो बिहार एक समय में इंडियन सिविलाइजेशन और एजुकेशन का हब माना जाता था, जहाँ पे नालंदा और विक्रमशिला जैसे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हुआ करते थे। तो अगर हम इससे भी पहले जाए तो बिहार कुछ बड़े बड़े एम्पायर्स का घर हुआ करता था, जैसे कि मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर और गुप्तास। जी हाँ दोस्तों, ये सारे बड़े बड़े एम्पायर्स बिहार से ही शुरू हुए थे। और तो और बिहार से हमें कुछ बेस्ट पर्सनालिटीज़ भी मिलते हैं, जैसे कि हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भी कुछ महान व्यक्तिमत्वों की बात करें तो जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से भी जानते थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर सिंह और कई और आगे बढ़े तो यूपीएससी में बिहार का कितना बड़ा नाम है ये आप सब तो जानते ही है। हर साल यूपीएससी टॉपर्स में से 10% लोग बिहार से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और तो और पटना, गया, दरभंगा, ये सारे सिटीज़ तो आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हब बन चुका है। आगे बढ़े तो 13 करोड़ की पॉपुलेशन लेके बिहार इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसमें से 58% पॉपुलेशन अंडर 25 ईयर्स है। तो हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ा एडवांटेज है बिहार के पास, जो कि है डेमोग्राफिक डिवीजन। और हम उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। ईस्टर्न इंडिया में सेंट्रली लोकेटेड बिहार, जो अपना बॉर्डर नेपाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी जैसे राज्यों से शेयर करता है। और तो और बिहार को एक क्लोज एक्सेस मिलता है बड़ी बड़ी मार्केट जैसे कि कोलकाता, वाराणसी, रांची, पटना और भी कई, जिसकी वजह से बिहार फ्यूचर में एक लॉजिस्टिक और वेयर हाउस हब भी बन सकता है। और जब बिहार की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है बिहार की वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, इसीलिए बिहार आज 3rd लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है और 6th लार्जेस्ट फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। बिहार को एक फर्टाइल लैंड का वरदान मिला हुआ है दोस्तों, जिसकी मदद से एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री बिहार की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है। और हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बुद्धिज्म बिहार से शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बोध गया, राजगीर, वैशाली जैसी जगह है। और तो और मिथिला आर्ट, ये भी बिहार से ही आया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वही मिथिला आर्ट जो पद्मश्री से नवाजा गया है। इतनी सारी अच्छी बातें होके भी कैसे आज बिहार इंडिया का सबसे गरीब स्टेट बन चुका है दोस्तों। अगर हम इनकम पर कैपिटा की बात करें तो ये बस 75,000 पर एनम पे है। और अगर हम इसे इंडिया इनकम पर कैपिटा से कंपेयर करें तो इंडियन इनकम पर कैपिटा 2.15 लाख है, जहाँ पे बिहार का बस 75,000 है। बिहार की 34% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है। जी हाँ दोस्तों, महीने के बस 6,000 रुपये। क्या आप सोच सकते हैं वैसी लाइफ? बिहार का अगला प्रॉब्लम माइग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, माइग्रेशन बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिहार के रूरल हाउस होल्ड में 50% लोग माइग्रेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी घर में 2 जवान लड़के हैं तो उसमें से एक लड़का माइग्रेट करेगा, कहीं और कमाने जाएगा। बट क्या कभी आपने सोचा है कि बिहार में ये माइग्रेशन प्रॉब्लम इतनी बड़ी है क्यों? बिकॉज बिहार में फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी छोटा है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम इंडिया के बाकी के राज्य कंपेयर करें तो जहाँ इंडिया की जितने भी सारी फैक्ट्री यूनिट्स है उसमें से 11% महाराष्ट्र में है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो 12% गुजरात में है और तमिलनाडु में 16% है। और वही बिहार में सिर्फ 1.3% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है पूरे इंडिया के। जस्ट इमेजिन दोस्तों, लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना कम क्यों? और इसी की वजह से हर कोई बस बाहर माइग्रेट करना चाहता है आज। और तो और फीमेल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में आज बिहार में 10% से भी कम औरतें इकोनॉमिक में पार्टिसिपेट करती है। ये सारे प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ थी
फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। ये पॉलिसी के बारे में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर मैं कल झारखंड में एक कंपनी सेटअप करता हूँ और अगर मेरा रॉ मटेरियल बिहार से आता है, तो मेरे को जो भी ट्रांसपोर्टेशन फीस देना पड़ेगा वो सेम होगा अगर मैं वही सेम कंपनी मुंबई में स्टार्ट करूँ तो। जी हाँ दोस्तों, जस्ट इमेजिन, कंपनीज के पास कोई इंसेंटिव्स ही नहीं है कि मैं बिहार के आसपास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करूँ। मैं एज ए मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे प्लांट सेटअप करूँगा जहाँ से मेरे को एक्सपोर्ट इजी होगा। लाइक फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, जहाँ से पोर्ट्स का एक्सेस काफ़ी इजीली मिलता है और वहाँ पे बड़े बड़े मार्केट्स भी है। इसी की वजह से जहाँ पे बिहार में बहुत सारे मिनरल जैसे कि कोल, बॉक्साइट, आयरन ओर ये सब थे, बट कोई भी बड़ी इंडस्ट्री अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिहार के आसपास नहीं सेटअप कर रहे थे और इस पॉलिसी ने बिहार का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिगाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, और ये पॉलिसी चली अगले 40 साल तक। तो अगले 40 साल तक बिहार में कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं आई, जिसकी वजह से बिहार का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी पीछे चला गया। जी हाँ दोस्तों, जस्ट इमेजिन, जहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ये सारे राज्यों ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन 1947 में चालू कर दिया था, वहाँ पे सन 2000 तक बिहार में कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी। ये बिहार का सबसे अनफॉर्चुनेट सच है दोस्तों। अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़े तो लो अर्बनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, बिहार में अर्बनाइजेशन काफी लो है। अगर हम इंडिया के अर्बनाइजेशन की बात करें तो इंडिया का एवरेज अर्बनाइजेशन इस 35%, जहाँ पे बिहार सिर्फ 13% पे है। और अगर हम इसे दूसरी राज्यों से कंपेयर करें, जैसे कि महाराष्ट्र जो कि 50% पे है, तमिलनाडु जो कि 54% पे है। जी हाँ दोस्तों, और अर्बनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपके पास बड़ी सिटीज़ हो गए तो सर्विस सेक्टर्स वहाँ पे अट्रैक्ट हो गए। जो बड़ी बड़ी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही आएंगे और आपके पास अगर सिटीज़ ही नहीं हो तो बड़ी बड़ी सर्विस सेक्टर आएंगे ही नहीं। तो जस्ट इमेजिन दोस्तों, बिहार में ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना ही सर्विस सेक्टर, तो पूरा बिहार बस एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। और अगर आप सोच रहे होगे तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में बिहार तो टॉप में होगा, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि हर साल बिहार फ्लड से अफेक्ट होता है, हर साल बिहार में नुकसान होता है फ्लड्स की वजह से। अगली प्रॉब्लम पे बढ़े तो कास्ट पॉलिटिक्स। जी हाँ दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार में मेन 2 कास्ट है, एक फॉरवर्ड कास्ट जिसमें राजपूत और भूमिहार और इत्यादि आते हैं, एक बैकवर्ड कास्ट जिसमें यादव, कुर्मीज और तेलीज लोग आते हैं। जो बैकवर्ड क्लास है ये कॉम्बिनेशन है ईबीसीज और ओबीसीज का, और ये टोटल 63% ऑफ वोटर्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में इतना बड़ा है। जो भी नई सरकार आती है ईबीसी और ओबीसी वोटर्स को लुभाने में लग जाती है। हर बड़े कैंपेन का एक ही इशू होता है कि हम कास्ट रिजर्वेशन बढ़ा देंगे। इस बार तो महागठबंधन सरकार के मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि हम ईबीसी को इक्वल दर्जा देंगे एससी और एसटी कैटेगरी की जगह। तो देखा दोस्तों, बिहार में मैनिफेस्टोज भी कास्ट पर से डिजाइन होते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कास्ट ये कितनी बड़ी चीज़ है बिहार में। बहुत प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए दोस्तों, अब हम सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद मेरे पास कुछ सजेशंस है बिहार के लिए। अगर वो इम्प्लीमेंट किए जाए तो बिहार के प्रोग्रेस में हेल्प होगी। जिसमें पहला है, हमें एग्जिस्टिंग एमएसएमईज को सपोर्ट करना होगा। जो भी 1.3% पूरे इंडस्ट्रियल यूनिट्स है बिहार में, हमें उनको सपोर्ट देना होगा, हमें उनको बूस्ट करना होगा और ऐसे ही नए नए एमएसएमई क्लस्टर्स बनाने होंगे हमें। सिटीज़ लाइक पटना, गया, मुजफ्फरपुर ये सारे पोटेंशियल रखते हैं ऐसे ही बड़े बड़े एमएसएमई क्लस्टर्स बनाने के। हमें इन सबको प्रमोट करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट लाना होगा। आगे बढ़े तो जैसे हमने देखा कि बिहार एग्रीकल्चरल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हमें वैल्यू चेन और कोल्ड चेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे फार्मर्स का लॉस भी कम होगा और उनका इनकम भी बढ़ेगा। और तो और रूरल इनकम को भी बूस्ट मिलेगा, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज भी बनेगी जो कि कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट में ध्यान देगी। आगे बढ़े तो गवर्नमेंट को स्किल टू जॉब पाइपलाइन प्रोग्राम्स को प्रमोट करना होगा। जो भी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार में एंटर होगी, गवर्नमेंट को स्किल प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करके लोगों को स्किल्स देने होंगे, सो दैट वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लोकल टैलेंट की हेल्प मिल सके। अगला पॉइंट है, हमें इकोनॉमी में वुमेन इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी होगी। जी हाँ दोस्तों, जीविका जैसे और भी नए नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना होगा, जिसके मदद से हम महिलाओं को रोजगार दे सके। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें फ्लड प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा दोस्तों। अगर हर साल बिहार की मेजॉरिटी पॉपुलेशन फ्लड से इम्पैक्ट हो रही है, तो हमें फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम पे ध्यान देना ही होगा, जिसके दौरान हमें फ्लड प्रूफ रोड्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेस हाउसिंग को प्रमोट करना होगा, कम्युनिटी डिजास्टर प्लानिंग में ध्यान देना होगा। बिकॉज बिहार के जो नॉर्थ रीजन में जितने भी लोग रहते हैं उसकी 76% पॉपुलेशन हर साल फ्लड से इम्पैक्ट होती है। और अगर हम रिसेंट ईयर का डेटा देखें तो 2025 में 25 लाख से भी ज़्यादा लोग बिहार में फ्लड की वजह से इम्पैक्ट हुए थे, और 2021 में ये नंबर रिकॉर्ड हाई चला गया था। जी हाँ दोस्तों, 1.5 करोड़ लोग फ्लड से अफेक्ट हुए थे।
जैसे इमेजिन दोस्तों, हर साल फ्लड आके इतनी तबाही मचा देता है, हमें फ्लड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। अगला पॉइंट है अर्बनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, हमें अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना होगा, नई नई सिटीज़ को डेवलप करना होगा, जिसकी मदद से सर्विस बेस्ड कंपनीज को अट्रैक्ट करना होगा बिहार में। ये करने से ही जो यंग पॉपुलेशन है उनको रोजगार भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बावजूद लिटरेसी रेट बिहार का काफ़ी नीचे है। हमें एजुकेशन को हर जगह पे प्रमोट करना होगा सो दैट लोग स्किल्ड और एजुकेटेड बन पाए। और अगर हम ये सारे सजेशंस पे ध्यान देते हैं दोस्तों, तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी प्रोग्रेस करेंगे, सर्विस सेक्टर में भी प्रोग्रेस करेंगे, और अल्टीमेटली बिहार एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर में हर जगह पे प्रोग्रेस करने के बाद बिहार की डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। और जी हाँ दोस्तों, हमें बिहार को बस एक वोट बैंक की तरह नहीं देखना चाहिए, ये भी इंडिया का एक पार्ट है। अराउंड 10% पॉपुलेशन बस बिहार में रहती है, इसे हम बिछड़ा और अनडेवलप्ड नहीं छोड़ सकते। अगर हमको इंडिया की ग्रोथ चाहिए तो हमें बिहार के ग्रोथ पे भी फोकस करना होगा। तो बस दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड बाय।